अस्पताल से घर पहुंचने के बाद आशिका ने सबसे पहले खुद को साफ किया और फिर अपनी नन्ही गुड़िया को दूध पिलाना शुरू किया। तभी वहां राजेश्वरी जी आई। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटा? आशिका ने पलट कर देखा और कहा, आइए माँ। राजेश्वरी जी ने फिक्र जताते हुए पूछा, तेरे मामा रंजीत का क्या हाल है अब? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? आशिका ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, माँ कितनी बार बताऊं, मामा अब बिल्कुल ठीक है। उन्हें बस 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। जैसे ही वो खत्म होगा सब उन्हें लेकर घर आ जाएंगे। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, मीरा भी आ गई है। राजेश्वरी जी ने तुरंत मीरा का पक्ष लेते हुए कहा, मैंने ही उसे खबर दी थी, इसीलिए वो बेचारी भागती हुई आई होगी। आशिका के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, माँ, उनके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनकी हिम्मत बनना चाहती हूँ, लेकिन जब वो पहले यहाँ रहती थी तब उन्होंने जो कुछ भी किया उसे मैं ना कभी भूल सकती हूँ और ना ही कभी माफ कर सकती हूँ। राजेश्वरी जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा वो उसका बुरा वक्त था। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो क्या वो ऐसी होती? किसी का अच्छा या बुरा होना उसकी परवरिश पर निर्भर करता है। अब पुरानी बातें छोड़। आशिका ने बात खत्म करने के अंदाज में कहा, ठीक है माँ, अब इस बारे में बात नहीं करते। गुड़िया सो गई है, अब आप इसे संभालिए। आज अस्पताल में बहुत सारे डिलीवरी केस थे, मैं बहुत थक गई हूँ, अब थोड़ा सोना चाहती हूँ। राजेश्वरी जी ने बच्ची को पालने में डालते हुए धीरे से कहा, मैंने विष्णु को भी बता दिया है, वो आज रात तक आ जाएगा। जैसे ही वो आएगा मैं मीरा के साथ उसकी दोबारा शादी करवा दूंगी। ये सुनते ही आशिका ने उन्हें सजा देने वाली नजरों से घूरा। राजेश्वरी जी अपनी जिद पर अड़ी थी। मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। मुझे पता है कि विष्णु के मन में आज भी वो सीता है, पर सीता का मन बदलने वाला नहीं है। आखिर मेरा बेटा कब तक अकेला रहेगा? आशिका उनकी बात से सहमत नहीं थी, पर राजेश्वरी जी किसी जिद्दी विलन की तरह बोली, कोई कुछ भी कहे, इस बार विष्णु के आते ही मैं ये शादी करवा कर ही दम लूंगी। और वहां से चली गई। दूसरी तरफ जब विवान विघ्नेश और पुष्कर से बात कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल सुनने के बाद विवान बिना किसी को कुछ बताए सीधे अस्पताल से अपने वेयर हाउस पहुंचा। वहां एक आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो भारतीय नहीं बल्कि कोई विदेशी है। अंदर घुसते ही विवान ने अपने गुर्गो से पूछा, क्या इसने कुछ मुंह खोला? गुर्गो ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बॉस, हमने बहुत मारा पीटा, पर ये कुछ बता ही नहीं रहा है। विवान ने तुरंत उस आदमी की फोटो खींची और सिटी कमिश्नर को भेज दी ताकि उसकी पहचान हो सके। दरअसल जब विवान रंजीत जी के अटैक की खबर सुनकर अवनी को लेकर अस्पताल जा रहा था, तब उसे महसूस हुआ था कि कोई कार उनका पीछा कर रही है। उसने तुरंत अपने आदमियों को कार का नंबर देकर उस शख्स को उठाने का हुक्म दिया था। विवान के आदमी भी कम नहीं थे। उन्होंने अगले ही मिनट उस कार को घेरा और उस विदेशी को वेयर हाउस ले आए। विवान उस बंधे हुए आदमी के करीब गया और कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मेरी कार का पीछा क्यों कर रहे थे? वो आदमी खामोश रहा। विवान ने उसके नाक पर एक जोरदार घूंसा जड़ा। खून बहने लगा और वो दर्द से चिल्ला उठा, सर मत मारिए सर, मैं सच बता दूंगा, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो आपके साथ वाली तान्या को फॉलो कर रहा था। विवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तान्या को क्यों फॉलो कर रहे थे? तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? उस आदमी ने फिर चुप्पी साध ली। विवान ने उसके चेहरे और सीने पर ताबड़तोड़ वार किए। वो आदमी पहले ही अधमरा था। अब विवान के वार सहने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी। वो गिड़गिड़ाने लगा, सर प्लीज मत मारिए, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मुझे उन्हें जान से मारने का असाइनमेंट मिला है, इसलिए मैं इंडिया आया हूँ। ये सुनकर विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा? तुम तान्या को मारने आए हो? ये असाइनमेंट तुम्हें किसने दिया? तान्या से किसकी क्या दुश्मनी है? वो आदमी रोने लगा, सर इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता, अगर मैंने मुंह खोला तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विवान को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया उसे अभी जान से मार दे। उसने उसे फिर पीटना शुरू किया, जिससे वो आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। विवान ने अपने आदमियों से कहा, इस पर पानी डालो, ये मरना नहीं चाहिए। गुर्गो ने बहुत कोशिश की पर वो होश में नहीं आया। उन्होंने नब्ज जांची और कहा, बॉस इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, लगता है ये बच नहीं पाएगा। विवान ने सोचा, शायद मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, अगर ये मर गया तो इसके पीछे के असली मास्टरमाइंड तक मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने आदेश दिया,
इसका मरना हमारे लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर को बुलाओ और इसका इलाज करवाकर इसे यहीं एक कमरे में बंद रखो। ये भागना नहीं चाहिए, अभी इससे बहुत कुछ उगलवाना बाकी है। विवान उलझन में था। तान्या अभी अभी इंडिया आई है, फिर उसे मारने की साजिश विदेश में किसने रची? एक तरफ उसका मन कह रहा था, अच्छा ही है अगर वो मर जाए, जायदाद और घर वापस मेरे पास आ जाएंगे। पर उसका अंतर्मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे तान्या के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो। तभी कमिश्नर का कॉल आया। विवान ने पूछा, सर, उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? कमिश्नर ने कहा, मिस्टर विवान, ये आदमी हमारे किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है। लगता है ये प्रोफेशनल हिटमैन है। मैं एयरपोर्ट पर जांच करवा रहा हूँ, पर ये बताइए ये है कौन और आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? विवान ने झूठ बोला, सर ये मेरे मामा की दोस्त की बेटी तान्या का पीछा कर रहा था। मुझे शक हुआ तो मैंने इसकी फोटो आपको भेज दी। विवान ने ये नहीं बताया कि वो आदमी उसकी कैद में है। दूसरी ओर अस्पताल में अवनी ने मीरा से कहा, दीदी, पापा अब ठीक है, आप उनके पास बैठिए, मैं जरा अस्पताल का चक्कर लगा कर आती हूँ। मीरा ने कहा, अभी काम जरूरी है क्या तान्या? थोड़ी देर पापा के पास बैठकर बातें करने। अवनी ने मुस्कुरा कर कहा, आप बातें कीजिए दीदी, मुझे काम करने की आदत है, खाली नहीं बैठा जाता, मैं बस अभी आती हूँ। अवनी जब वार्ड से बाहर निकली तो अस्पताल का स्टाफ उसे कौतूहल से देख रहा था। उसके चलने का अंदाज, उसकी आंखों की चमक और उसका आत्मविश्वास, सबको लग रहा था कि इस लड़की का इस अस्पताल से बहुत गहरा नाता है। उसने एक वार्ड बॉय को बुलाया और पूछा, यहाँ एमडी का कैबिन कहाँ है? वार्ड बॉय ने अदब से जवाब दिया, चौथी मंजिल पर मैडम। अवनी लिफ्ट से चौथी मंजिल की ओर चल दी। वो रास्ते में अस्पताल के हर कोने को बहुत ध्यान से देख रही थी। अवनी मीरा से रंजीत जी का ख्याल रखने को कहकर अस्पताल का मुआयना करने लगी। एमडी के केबिन की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि इस अस्पताल में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए इलाज से लेकर दवाइयों तक पर 30% की छूट दी जा रही थी। जो बहुत ज्यादा गरीब थे उनका इलाज तो मुफ्त में हो रहा था। विवान के अंदर छिपी इस सेवा भावना को देखकर अवनी ने मन ही मन उसकी तारीफ की। जैसे ही वो एमडी के केबिन में पहुंची, विवान की एक बड़ी सी तस्वीर ने उसका स्वागत किया। उसके ठीक बगल में उसके दादाजी की फोटो थी, जिस पर हार चढ़ा हुआ था और दिया चल रहा था। विवान की तस्वीर देखते ही अवनी को याद आया कि आखिरी बार उसने विवान को तब देखा था जब वो कार चला रहा था। उसके बाद से वो कहीं गायब है। उसने अपना फोन निकाला और विवान का नंबर डायल करने लगी। कई बार उसका हाथ ठिठका। क्या कॉल करना सही होगा? उसे 3 साल पहले की वो काली रातें याद आ गई, जब विवान उसे इंटरकॉम पर कॉल करके तड़पाया करता था। अवनी ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। जब भी विवान के लिए प्यार जागता, उसका किया हुआ हर जुल्म यादों के कांटों की तरह चुभने लगता। नफरत और मोहब्बत की इस लड़ाई के बीच उसने एक फैसला किया और हब के नाम से सेव नंबर पर कॉल कर दिया। विवान ने जब अपने फोन पर एक नया नंबर देखा तो वो चौंक गया। उसने सोचा, कौन हो सकता है? क्या उस शूटर के आदमियों ने मुझे ढूंढ लिया? उसने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से अवनी अपनी असली आवाज में बोली, कहाँ हैं आप सर? क्या आपको याद है कि आप मेरे पीए हैं? वो आवाज सुनते ही विवान जैसे किसी पुरानी यादों के भंवर में खो गया। जब से अवनी वापस आई थी, उसने ना सिर्फ अपना हुलिया बदला था, बल्कि अपनी आवाज भी बदलकर भारी कर ली थी, ताकि विवान उसे पहचान ना सके। लेकिन इस वक्त जज्बात में बहकर उसके मुंह से अपनी असली आवाज निकल गई। विवान का माथा ठनका। ये आवाज, ये तो जानी पहचानी है। क्या ये वही है? विवान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद वो अवनी है। उसने सच जानने के लिए बात को आगे बढ़ाया। मैडम, आप तो अपने डैडी के पास सेटल हो गई थी। मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए बाहर आया हूँ। वो बेताबी से उसकी अगली बात का इंतजार करने लगा। अवनी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन अपनी आवाज बदली और कड़क लहजे में बोली, ड्यूटी के वक्त आप पर्सनल काम नहीं कर सकते। एग्रीमेंट याद है ना? आप अभी जहाँ कहीं भी हैं, फौरन एमडी के कैबिन में आइए। विवान बुरी तरह उलझ गया। अभी कुछ पहले उसे अपनी पत्नी अवनी की आवाज सुनाई दी थी और अब ये भारी आवाज।
उसे लगा शायद वो अवनी को इतना याद कर रहा है कि उसे हर जगह वही सुनाई दे रही है। उसने अवनी से पूछा, मैडम ऐसे एमडी कैबिन बोलने से कैसे चलेगा? पूरे महाराष्ट्र में हमारी 10 से ज्यादा कंपनियां हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हैं? साफ साफ एड्रेस बताइए। अवनी ने एक गहरी और रहस्यमयी आवाज में कहा, विवान में वही हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गए थे। जल्दी आओ और मुझे ले जाओ। उसके इस दोहरे मतलब वाले जुमले ने उसे खुद भी शर्मिंदा कर दिया। एक पल के लिए उसने सोचा कि ये बदला बदला सब छोड़ दे, उसे सब सच बता दे और 2-4 थप्पड़ जड़कर पूछे कि क्या वो अब भी उससे प्यार करता है। पर तभी उसके अंतर मन ने उसे झिड़का। उसने तुझे कितनी तकलीफ दी है। अगर वो तुझसे प्यार करता तो क्या कभी तुझ पर शक करता? उसने एक दिन भी तुझसे प्यार से बात नहीं की। आज वो तेरे इस रूप और रुतबे के पीछे आएगा, तेरी सादगी के पीछे नहीं। अवनी ने फिर से विवान को गलत ही समझा। अवनी ने फोन काट दिया और मेज पर सिर रखकर अपनी उलझनों में खो गई। तभी विवेक का कॉल आया। अवनी ने फोन उठाकर कहा, बोलो विवेक। विवेक ने मजाक में कहा, वाह, आज तो बड़ी इज्जत मिल रही है। अवनी ने चिढ़कर पूछा, क्या विवेक कहना कोई गुनाह है? विवेक बोला, नहीं नहीं, बस रोज तो तुम मुझे सुनाती रहती हो, आज प्यार से नाम लिया तो अजीब लगा। खैर ये बताओ वहां सब कैसा चल रहा है, काम ठीक है? विवेक का लहजा अचानक गंभीर हो गया। सुनो अवनी, वहां संभल कर रहना। मैंने कहा था कि अपने साथ सिक्योरिटी ले जाओ, पर तुमने मना कर दिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरा मन घबरा रहा है। अवनी ने जवाब दिया, विवेक अगर कुछ बुरा होना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम्हें लगता है कि लंदन की कोई राइवल कंपनी मुझे मारने इंडिया तक आएगी? विवेक ने फिक्र जताते हुए कहा, हो सकता है अवनी, हमने उनके ईगो को चोट पहुंचाई है। 2 साल में तुमने जिस तरह उनकी बादशाहत खत्म की है वो चैन से नहीं बैठेंगे। अवनी लंदन में एक बहुत सफल बिजनेस चला रही थी और वहां के पुराने खिलाड़ी उसे अपना दुश्मन मान बैठे थे। अवनी थकी हुई आवाज में बोली, क्या तुम घर पहुंच गए हो? विवेक ने कहा, हाँ पहुंच गया, अपना ख्याल रखना, बाय। कॉल कट गया। अवनी और भी थक गई थी, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तभी विघ्नेश एक गिलास जूस लेकर कैबिन में आया और बोला, क्या मैडम, बहुत मजे में लग रही है। अवनी ने उसे घूरा। विघ्नेश बोला, ऐसे मत देखिए, डर लगता है, ये लीजिए जूस पीजिए। अवनी भड़क गई, क्या मैंने आपसे जूस मांगा? क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हैं? विघ्नेश ने शांति से कहा, किसी और का गुस्सा मुझ पर मत निकालिए मैडम, जूस ले आया तो क्या गुनाह कर दिया। खैर जूस पी लीजिएगा, मैं चलता हूँ। विघ्नेश जूस रखकर बाहर निकल गया। बाहर पुष्कर खड़ा था। उसने पूछा, क्या हुआ, गुड़िया ने जूस पिया? विघ्नेश बोला, कहाँ भाई, बहुत अकड़ है उसमें। पुरानी अवनी तो बहुत भोली थी, डराने पर डर जाती थी, पर ये वाली तानिया तो ऐसी है कि अगर हमने आवाज उठाई तो 2 खींच के जड़ देगी। बहुत गुस्सैल है। पुष्कर हंसकर बोला, हमारे असुर के लिए ये अहंकारी लेडी ही सही है। क्यों, क्या कहते हो? विघ्नेश ने सिर हिलाया, सही कह रहा है। वैसे मैंने अभिषेक को फिर कॉल किया, पर वो फोन नहीं उठा रहा। लगता है मीरा और उसके बीच झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है।